तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बच्चों क्लास 12th का जो आपका समाज शास्त्र विषय है, इंग्लिश में बोले तो सोशियोलॉजी। आपको तो पता ही होगा कल आपका जो है सो कि इसका बोर्ड एग्जाम है। आज है आपका 5 मई, कल है 6 मई 2022। ठीक है, तो कल इसका आपका बोर्ड एग्जाम है। तो आपके एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। ये एक पेपर है, ठीक है, जिसको आप कल का पेपर भी समझ सकते हैं, क्योंकि ये आप सैंपल पेपर कह लीजिए या प्रैक्टिस पेपर, कुछ भी आप समझ सकते हैं। मोटा मोटा अगर कहा जाए तो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है। ठीक है, और ये जो हम पेपर कर रहे हैं, प्रैक्टिस पेपर समझ लीजिए या सैंपल पेपर जो भी, तो ये हमारा प्रैक्टिस पेपर नंबर 4 है। जिन बच्चों को नहीं पता, इससे पहले मैंने आपको 3 ऐसे ही सोशियोलॉजी के पेपर के वीडियोस बना करके दे रखे हैं, वो चैनल पे लाइव है। इस वीडियो को देखने के बाद आप उस वीडियोस को भी देख सकते हैं। इससे आपको कल का जो आपका सोशियोलॉजी का पेपर होने वाला है उसमें बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये जो पेपर होगा, ये जो मैंने फर्स्ट पेपर डाला था, आपका पहला पेपर डाला था, उससे काफ़ी मिलता जुलता होगा। ठीक है, सेम होगा, क्योंकि उसके अंदर, उस पेपर के अंदर मुझे कई सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट लगे थे। दैट्स वाई उससे मिलता जुलता ही ये पेपर है आपका। और आखिरी टाइम है तो ये पेपर जरूर करके जाइएगा, आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा। और जितने भी सोशियोलॉजी वाले बच्चे हैं वो लाइक कर दीजिए। देखता हूँ सोशियोलॉजी वाले बच्चे कितने लाइक इस वीडियो को पहुंचा पाते हैं। टारगेट रखते हैं 200 लाइक्स का। ठीक है, 200 लाइक्स का मैं टारगेट रखता हूँ। तो देखता हूँ कि आप 200 लाइक्स पहुंचा पाते हैं कि नहीं पहुंचा पाते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हिंदी में बोले तो समाजशास्त्र, इंग्लिश में बोलते हैं सोशियोलॉजी। इसका कोड आप यहाँ पर देख सकते हैं, 039 है आपका। ये जो पेपर होगा आपका 2 घंटे का होगा, और अधिकतम अंक जो रहने वाले हैं वो रहने वाले हैं 40, यानी 40 नंबर का आपका ये पेपर होगा। ऊपर चलते हैं तो थोड़ा हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं किस तरह से आपका पेपर आएगा बोर्ड का। तो कुछ इसी तरह से पेपर आएगा बोर्ड का आपका। ठीक है, यहाँ सीरीज लिखा हुआ होगा। ये सेट 4 है। अभी तक मैंने आपको सेट 1 2 3 करवा दिया है, और ये हमारा आखिरी सेट है 4 आपका। ठीक है, चौथा सेट है। तो इन चारों सेट में से ही कोई एक सेट जो है आप पेपर का, वो आपको देखने को मिलेगा। सेट 1 से लेके सेट 4 में कोई सा भी सेट आपको मिल सकता है। बेसिकली कई सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि जो ये सेट 1 से लेके सेट 4 तक पेपर आएगा तो इसमें अंतर क्या होता है। तो अंतर बस इतना होता है, मैंने कई वीडियो में बता रखी है बात, कि कुछ जो क्वेश्चंस होते हैं वो अलग आते हैं। मान लीजिए एक या दो क्वेश्चन अलग आएंगे, या समटाइम्स 3 क्वेश्चंस अलग आ जाते हैं। ठीक है, एक तो हो गया आपका क्वेश्चंस अलग आते हैं। दूसरी नंबर बात, जो क्वेश्चंस का सीरियल नंबर होता है हमारा, वो आगे पीछे होता है। मान लीजिए सेट 1 में कोई क्वेश्चन आपको दे रखा है दूसरे नंबर पे, तो वही सेट 2 में वही क्वेश्चन आपको देगा मान लीजिए 5वें नंबर पे। ठीक है, तो क्वेश्चन सेम होते हैं लेकिन वो आगे पीछे दिया होता है। तो इसी तरह से ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है चारों सेट के अंदर। ठीक है, तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए इस तरह से आपका रोल नंबर के लिए सेक्शन दिया होगा, और यहाँ पर कुछ बातें लिखी हुई होंगी। नीचे चले तो यहाँ पर बताया गया है कि 10 पेज प्रिंटेड है इस पेपर के अंदर। ठीक है, उसके नीचे चले तो बताया गया है कि जो आपका सोशियोलॉजी का पेपर होगा, इसके अंदर टोटल 14 क्वेश्चन आएंगे, ये जांच लेना है आपको। ठीक है, उसके बाद आपको 10:15 पर पेपर दे दिया जाएगा, और 10:30 बजे से आपको पेपर शुरू करना है। 15 मिनट का जो टाइम है वो अलाउ किया जाएगा आपको, किसके लिए, पेपर को पढ़ने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे सामान्य निर्देश। ये जो पेपर है हमारा, इसके सामान्य निर्देश को थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं, मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूँ। ये जो पेपर है इसमें 14 प्रश्न होंगे, यानी 14 क्वेश्चन होंगे। सभी प्रश्न आपको करने हैं। ठीक है, सेक्शन ए जो होगा इसमें 1 और 2, यानी टोटल आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक मिनट, हाँ, सेक्शन ए जो होगा हमारा, इसके अंदर टोटल आपको 2 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, और दोनों क्वेश्चन जो होंगे 1-1 नंबर वाले होंगे, 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो ये सेक्शन ए की बात है। और सेक्शन ए के अंदर बोला गया है कि जो इनका आंसर आप देंगे 10 से 15 शब्द के अंदर आपको इसका आंसर देना है। तो ये बात रही सेक्शन ए की। अगर हम बात करें जो हमारा सेक्शन बी है, ठीक है, क्या है सेक्शन बी, तो यहाँ पर बताया गया है सेक्शन बी के अंदर 3 से लेके 9, यानी क्वेश्चन नंबर 3 से लेके 9 तक जो है ये सेक्शन बी के अंदर आएगा। और सेक्शन बी में 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 2 मार्क्स वाले जिसको आप कहते हैं।
इन क्वेश्चंस का आंसर आपको 30 शब्दों के अंदर 30 वर्ड्स के अंदर आपको जो है सो कि इसका उत्तर आपको देना है। तो ये ध्यान रखिएगा। ये सेक्शन बी की बात रही। अगर हम सेक्शन सी की बात करें तो इसमें क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर 12 तक, क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर 12 तक, ये जो 2 क्वेश्चन होंगे आपके, ठीक है, ये सेक्शन सी के अंदर आएंगे, ठीक है। और इसके अंदर आपके 4 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, 4 मार्क्स 4 नंबर वाले जो क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे और 80 शब्दों में आपको उत्तर देना है। 80 वर्ड्स के अंदर आपको उत्तर देना है एक क्वेश्चन का। उसके नीचे हम चलते हैं तो देखिए बच्चों, यहाँ बताया गया है कि खंड डी मतलब सेक्शन डी की बात कर रहा है। इसमें 13वां और 14वां क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन आपसे सेक्शन डी के अंदर पूछा जाएगा और ये जो है सो कि 6 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन को करने पे आपको 6 नंबर मिलेंगे। टोटल 12 नंबर के क्वेश्चन सेक्शन डी में आएंगे, आपके पूछे जाएंगे सेक्शन डी से। और ये जो क्वेश्चन का आंसर देना है, एक क्वेश्चन का आंसर आपको 200 शब्दों से अधिक में नहीं देना है, यानी 200 शब्द में आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है। तो इस तरह से आपका जनरल इंस्ट्रक्शन था बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो अब हम लोग आ गए हैं बच्चों सेक्शन ए में, जिसको हिंदी में बोलते हैं आप खंड क या खंड ए, जो भी आप बोल लीजिए, ठीक है। तो सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन जो है स्रोत आधारित होगा बेसिकली, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, चिपको आंदोलन पारिस्थितिकी आंदोलन का एक उदाहरण है। हिमालय की तलहटी में इस तरह के जो है सो कि आपस में जुड़े हितों और विचारधाराओं का अच्छा उदाहरण है। चिपको आंदोलन का आपको वर्णन करना है, ठीक है। तो ये एक तरह से इस टाइप से सोर्स आ जाएगा और इस आधार पे आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ये आंदोलन जो है पेड़ों को बचाने के लिए था। मैंने आपको पहले भी बता रखा है चिपको आंदोलन के बारे में कि कुछ ये उत्तराखंड की बात है। वहां पर क्या हो रहा था ना कि सरकार ने जो पेड़ होते हैं ना, पेड़, उनको काटने की अनुमति दे दी थी कोई कंपनी को, ठीक है। तो ठेकेदारों ने क्या किया, पेड़ों को काटने के लिए, क्या करने के लिए, काटने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोग बुलाए और पेड़ों को काटने चले आए। लेकिन यहाँ पर हमें अहम भूमिका देखने को मिली किसकी बच्चों, यहाँ पर हमें अहम भूमिका देखने को मिली महिलाओं की। यानी जो महिलाएं होती हैं, जो महिलाएं, ठीक है, महिलाएं जो होती है बच्चों, इनकी अहम भूमिका देखने को मिली। ये क्या करती थी, पेड़ों को काटने से बचाने के लिए पेड़ों से क्या करती थी, चिपक जाती थी, ठीक है। इसका ये जो तना होता है ना, इससे चिपक जाती थी दोनों हाथों से। इसको जैसे गले लगते हैं ना, वैसे ही पेड़ों से गले लग के महिलाएं क्या करी कि पेड़ों से चिपक गई और क्या किया उन्होंने कि पेड़ों को कटने से बचा लिया। तो यही था आपका चिपको आंदोलन। आई होप कि आपको चिपको आंदोलन समझ में आया होगा, ठीक है। तो वही उत्तर यहाँ पर यह है कि यह आंदोलन पेड़ों को जो बचाने के लिए था, ठीक है। जब सरकारी जंगलों के ठेकेदार जो है पेड़ों को काटने के लिए आए तो तोगा जो है सो कि तो गांव वासी, यहाँ पर तो गांव वासी है, सॉरी, ठीक है, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल थी, आगे बढ़ी और कटाई रोकने के लिए पेड़ों से चिपक गए, ठीक है। और गांव वासियों के जीवन निर्वाह का जो है सो कि प्रश्न दांव पर था कि भाई जीवन निर्वाह कैसे करेंगे, हम पेड़ों को कटने नहीं देंगे, इस तरह से। तो ये है, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। इतने बड़ा आंसर आपको नहीं लिखना है, शॉर्ट में 1 से 2 लाइन में आपको आंसर लिख देना है। ये जस्ट मैं आपको दिखाने के लिए इतना बड़ा आंसर यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, दिखा रहा हूँ आपको। अगला क्वेश्चन हमारा स्रोत आधारित है। देखिए कि सभी जानते हैं कि भारत में पारंपरिक सामाजिक व्यवस्था, जाति संरचना और जातीय पहचान के इर्द गिर्द संगठित है, लेकिन आधुनिक परिदृश्य में जाति और नीति के संबंध की व्याख्या करते हुए आधुनिकता के सिद्धांतों से बना नजरिया एक प्रकार के भय से ग्रसित होता है, ठीक है। तो ये एक स्रोत दिया गया है, इसके आधार पर जो प्रश्न पूछा गया है उसका उत्तर आपको देना है, ठीक है। तो नीचे देखिए बच्चों, क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि जाति राजनीति को किस प्रकार से प्रभावित करती है। जो जाति होती है ना, कोई भी कास्ट जो होता है हमारा, क्या होता है, कोई भी कास्ट होता है, तो वो राजनीति को किस प्रकार प्रभावित करती है। आपने ये ज्यादातर देखा होगा बच्चों कि मान लीजिए कोई सी भी जाति जो है उसकी बहुलता, मान लीजिए कोई क्षेत्र है, क्या है ये एक क्षेत्र है। यहाँ पर मान लीजिए हिंदू ज्यादा है, कौन ज्यादा है, हिंदू ज्यादा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ज्यादातर देखने को मिलेगा कि हिंदू लोगों की यहाँ पर कोई सरकार चल रही है, ठीक है, क्या चल रही है, सरकार चल रही है, ठीक है। अगर ये एक क्षेत्र और मान लीजिए, यहाँ पर कौन है, इस क्षेत्र में मुसलमान लोग जो ज्यादा है, ठीक है, तो यहाँ पर मुस्लिम पार्टी की सरकार चलेगी, ठीक है। इस तरह से मुस्लिम पार्टी की सरकार चलेगी। ये भारत के अंतर्गत मतलब भारत के परिदृश्य से बता रहा हूँ, और कोई पॉलिटिकल व्यू मत ले लीजिएगा। मैं सिर्फ एक शिक्षक हूँ और सिर्फ समझाने के लिए ही बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, ये चीज है।
तो ये चीज देखने को मिलता है कि कोई भी क्षेत्र होता है ना, उसके अंदर जाति का राजनीति के अंदर बहुत गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, ये आप मान सकते हैं। तो उसी प्रकार से आंसर आपको लिखना है। यहाँ पर बच्चों देख सकते हैं कि जाति के आधार पर उम्मीदवारों का चयन किया जाता है। मैंने आपको बताया कि जो उम्मीदवार होते हैं या कोई भी कैंडिडेट वहां पर होगा, वो अगर कोई क्षेत्र में मुस्लिम ज्यादा है तो ज्यादातर चांस है कि वहां मुस्लिम उम्मीदवारों को ही चुना जाएगा। अपनी जाति के उम्मीदवार को वोट दिया जाता है। ठीक है, जो उनकी जाति का उम्मीदवार होगा, कैंडिडेट होगा, उन्हीं को वोट दिया जाता है ज्यादातर। ठीक है, जाति का राजनीति पर दबाव देखने को मिलता है और दबदबा भी देखने को मिलता है, आप ये भी कह सकते हो। तो इस तरह से आपको आंसर लिख देना था। अब हम लोग आ गए हैं खंड बी यानी कि सेक्शन बी के अंदर। ठीक है, ये भी आपको स्रोत आधारित है एक तरह से क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर ये दे रखा है स्रोत आपका कि भारत में सस्ते पुराने जैसे कि सस्ते यूरोपीय जो कपड़े के थान और बर्तनों का अबाध और तीव्र गति से आयात और पश्चिमी रूपरेखा वाले उद्योगों के भारत में ही लग जाने के बाद भारत के ग्रामीण उद्योग का लगभग सफाया हो गया है। खेत से हुई उपज की कीमत को देखते हुए ग्रामीण कारीगरों ने अपने वंशानुगत व्यवसाय को छोड़कर खेती करना शुरू कर दिया है। तो ये स्रोत जो दिया गया है भारत की जनगणना रिपोर्ट 1911 के अंतर्गत दिया गया है। ठीक है, तो ये बता रहा है कि उपयुक्त अनुच्छेद के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो देखिए, आने से क्या भारतीय उद्योगों को लाभ हुआ, और अगर हुआ तो उपनिवेशवाद के परिणाम स्वरूप ग्रामीण कारीगरों ने किस दिशा में अपने व्यवसाय को परिवर्तित किया। ठीक है बच्चों, तो कहने का मतलब ये है कि दो क्वेश्चन इस एक क्वेश्चन के अंदर मिला करके पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो यूरोपीय वस्तुएं आई हैं उसके आने से भारतीय उद्योग यानी भारत के अंदर जो उद्योग हैं, फैक्ट्रियां हैं, कंपनियां हैं, उनको लाभ हुआ है। तो इसका सीधा सा आंसर है नहीं हुआ है। ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चन पूछा है कि उपनिवेशवाद के परिणाम स्वरूप यानी कि जो हम लोग उपनिवेश एक तरह से गुलाम थे ना, तो उसका जो रिजल्ट आया है। ठीक है, तो जो ग्रामीण कारीगर थे, गांव में काम करने वाले जो कारीगर होते हैं, वो किस दिशा में अपने व्यवसाय को परिवर्तित उन्होंने किया है। तो ग्रामीण कारीगर जो है ना, वो लोग खेती की ओर चले गए कि भाई मेरे पास कोई भी स्किल है, हटाओ इन सब चीजों को, अब मैं खेती करूंगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। अगला चौथा क्वेश्चन देखिए कि यहाँ पर दिया हुआ है कि इन कार्य घंटों के परिणाम स्वरूप बेंगलोर, हैदराबाद और गुड़गांव जैसे स्थान जहां बहुत सी आईटी कंपनियां और कॉल सेंटर है, दुकानों और रेस्टोरेंट ने भी अपने खुलने का समय बदल दिया है और देरी से खुलने लगे हैं। अगर देरी से क्या हुआ है, खुलने लगे हैं। अगर पति पत्नी दोनों नौकरी करते हैं तो जो बच्चा होता है ना, उसको शिशु पालन गृह में छोड़ दिया जाता है। संयुक्त परिवार जो कि लुप्त होने के कगार पे आ गया है, ये भी औद्योगिकीकरण के कारण फिर से बनने लगे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके आधार पर आप देखिए, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछेगा, उसका उत्तर आपको देना है। तो देखिए, उपयुक्त अनुच्छेद के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर अनुच्छेद है, उसके आधार पर क्वेश्चन पूछा है कि दुकानों और रेस्टोरेंट के खुलने के समय में बदलाव किस कारण से हुआ है। तो उत्तर आप लिख सकते हैं आईटी कंपनी और कॉल सेंटर के कारण। तो भाई जो मान लीजिए एक आईटी सेंटर है, ठीक है, तो वो आईटी सेंटर कब खुलता है आपका 9 बजे से लेकर के रात के जैसे कि 11 या 12 बजे तक खुला रहता है। मान लीजिए, मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, तो जो पहले दुकानें सुबह 6 बजे से या 8 बजे से रात के 10 बजे तक खुलती थी, वो 11 या 12 बजे तक भी लेके जाएंगे क्योंकि उनका कस्टमर इस टाइम भी उनको अवेलेबल मिल रहा है। ठीक है, तो इसीलिए आईटी कंपनियों और कॉल सेंटर के कारण क्या हुआ है, रेस्टोरेंट का और दुकानों का जो खुलने का समय है उसके समय में बदलाव देखा गया है। ठीक है, तो ये चीजें आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद आगे चलेंगे तो अगला यहाँ पर दिया हुआ है कि इस गद्यांश के आधार पर आप भारतीय परिवार व्यवस्था में किस प्रकार के बदलाव को अनुभव करते हैं। तो देखिए, संयुक्त परिवार की आवश्यकता महसूस की जाती है। आपको पता है पहले क्या था कि जैसे कि एक पापा हुआ करते थे, ठीक है, आज भी होते हैं, हालांकि मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, समझने का प्रयास कीजिए इसको। पापा मम्मी, ठीक है, पापा मम्मी, चाचा, ठीक है, चाची, तो ये सभी मिल करके रहते थे, तो ये संयुक्त परिवार के अंतर्गत आता था। लेकिन आज के टाइम पे ऐसा नहीं है। आज के टाइम पे ज्यादातर क्या हो रहा है, एकल परिवार। ठीक है, एकल परिवार, इसका चलन बढ़ रहा है। एकल परिवार से क्या हो रहा है, एकल परिवार में बहुत सिंपल सी परिवार रहता है, इसमें एक मम्मी रहती है, ठीक है, एक पापा रहते हैं
और एक उसका बेटा या बेटी जो भी यानी कि उसकी जो संतान है वो रहेगी। तो बस ये 3 जन है। तो ये एकल परिवार का जो चलन है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जिस कारण से क्या हो रहा है, संयुक्त परिवार जिसमें सब मिलकर रहते थे ना, उसकी आवश्यकता आज के टाइम पे महसूस होना मतलब महसूस की जा रही है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा बच्चों 5वां क्वेश्चन कि हड़ताल से कामगारों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उदाहरण के साथ आपको वर्णन करना है। यानी कि कोई क्षेत्र है मान लीजिए जहां पर क्या चल रहा है, हड़ताल चल रहा है। क्या चल रहा है, हड़ताल। ठीक है, हड़ताल चल रहा है तो इससे मजदूर लोग जो होंगे, कौन होंगे, मजदूर लोग जो होंगे, उनको क्या समस्या आएगा आपका। ठीक है, तो उन समस्याओं का आपको वर्णन करना है बच्चों। तो यहाँ पर कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कि उनको वेतन टाइम पे नहीं मिलता है। ठीक है, वेतन यानी कि सैलरी टाइम पे नहीं मिलती है। अब सैलरी टाइम पे नहीं मिलेगी तो खाने की समस्या आ जाएगी मजदूरों को। ठीक है, खाने के साथ साथ उनके बच्चों की जो पढ़ाई लिखाई है, ठीक है, क्या है, पढ़ाई लिखाई, इसकी भी समस्या आने लग जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें सामने आने लग जाती है हड़ताल के कारण। जो कामगार होते हैं ना, मजदूर, उनको समस्या आने लग जाती है। तो देखिए वही क्वेश्चन है कि हड़ताल से कामगारों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उदाहरण के साथ लिखना है आपको। तो वेतन नहीं मिलता है, जीवन यापन की समस्या आने लग जाती है कि भाई अब जिंदगी को हम लोग बिताएंगे कैसे, क्योंकि कमाई का जो साधन था वो तो चला गया एक तरह से। खाने पीने की कमी होने लग जाती है, बच्चों की शिक्षा वो बंद हो जाती है, अन्य रोजगार की तलाश में ये लोग गांव की ओर पलायन कर जाते हैं, जो कि और भी दिक्कत वाली बात है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, छठा क्वेश्चन। ये बोल रहा है कि बेनामी बदल जो है क्यों किया जाता था। बेनामी बदल मतलब कि पहले के टाइम पे हिस्ट्री से क्वेश्चन आपका लिया हुआ है एक तरह से। हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, जो जमीनें हुआ करती थी उनको क्या करते थे जमींदार, अपने जो उनके रिश्तेदार होते थे, ठीक है, या उनके परिवार के सदस्य लोग होते थे, उनके नाम पर दे दिया जाता था। ठीक है, तो ये क्यों करते थे, तो इसके बारे में यहाँ पर जैसे कि आपको बताना है। तो देखिए, हदबंदी अधिनियम के प्रावधानों से बचने के लिए, जो ये अधिनियम था उसके प्रावधानों से बचने के लिए किया जाता था। बड़े किसानों के पास जो है अधिक जमीन होती थी और सरकार ने जमीन रखने की सीमा तय कर रखी थी, क्योंकि भाई जो बड़े जो जमींदार थे उनके पास बहुत सारी जमीन हुआ करती थी, और सरकार ने क्या किया कि जमीन रखने की एक सीमा तय कर दी थी कि भाई इतना ही जमीन रख सकते थे। इसीलिए लोग क्या करते थे, दूसरों के नाम पर क्या करते थे, अपनी जमीनें कर दिया करते थे। ठीक है, जिससे कि हालांकि नाम पे दूसरों का रहता था लेकिन ओरिजिनली उसी जमींदार का जमीन रहता था। उसके बाद अगला है कि बचने के लिए यह लोग अपनी भूमि जो होती थी उसका विभाजन जो है सो कि अपने रिश्तेदारों और अन्य लोगों के बीच में कर देते थे कि भाई ले लो लेकिन बाद में तो मेरा ही रहेगा। अगला है कि परंतु वास्तव में अधिकार जो है वो भूस्वामी का ही रहा करता था। तो इस तरह से आपको लिख देना है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा 7वां क्वेश्चन कि अंग्रेजी भाषा का हमारे समाज पर क्या प्रभाव पड़ा है। ठीक है, अंग्रेजी भाषा का हमारे समाज पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो देखिए, अगर मैं बात करूं इंग्लिश की, ठीक है, इसकी इंग्लिश की, तो इस इंग्लिश के आने से लोग इसको पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, इसी में कोई कोर्स करेंगे तो इसी में करेंगे, डिग्री पाएंगे तो इसी में पाएंगे। ठीक है, इसको ज्यादा से ज्यादा फैशन के रूप में भी देखा जाता है आज के टाइम पे। समाज में अगर किसी को इंग्लिश नहीं आती तो उसको शर्म मतलब शर्मिंदा का सामना करना पड़ता है, शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। ठीक है, और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर इस तरह से यहाँ पर लिखा हुआ है कि पश्चिमी शिक्षाओं को अपनाते जा रहे हैं हम लोग। एमबीए वगैरह की डिग्री, जैसे मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है एमबीए, तो वो लोग को अपनाते जा रहे हैं, उसी प्रकार की डिग्रियां वगैरह हो गया। ठीक है, सरकारी रोजगार को अपनाना, सरकारी जो रोजगार होता है एम्प्लॉयमेंट, उसको अपनाते जा रहे हैं। ब्रिटिश सभ्यता और संस्कृति का जो है कि अनुसरण, यानी कि उसी के अकॉर्डिंग हम लोग चलते जा रहे हैं। ठीक है, और अंग्रेजी भाषा में साहित्यिक रचनाएं देखने को मिलती हैं हमें अलग अलग। निम्न जाति द्वारा भी शिक्षा मतलब अंग्रेजी पढ़ करके अपनी स्थिति को सुधारते हैं लोग। ठीक है, निम्न जाति के लोग। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। आगे चले तो अगला क्वेश्चन है हमारा 8वां की कृषि पर आधारित 2 त्योहारों के नाम लिखने हैं। तो उत्तर कुछ इस तरह से आप लिख सकते हैं बच्चों। तमिलनाडु में पोगल हो गया आपका, असम में बिहू हो गया, पंजाब में बैसाखी आ जाता है आपका, कर्नाटक में आपका उगाड़ी आ जाता है। तो ये कृषि पर आधारित जो आपके त्योहार है उनके नाम है। इसी के अथवा में एक क्वेश्चन पूछा है 2 नंबर में कि रैयतवाड़ी प्रथा में किसान जो होते हैं ना, वो उसकी भूमिका जो है आपको वर्णन करना है। तो देखिए, रैयतवाड़ी प्रथा क्या होता था, इसमें किसान लोग जो हुआ करते थे ना, वो लोग क्या करते थे, डायरेक्ट रूप से टैक्स दिया करते थे। डायरेक्ट रूप से टैक्स किसको दिया करते थे, जो अंग्रेज हुआ करते थे। कौन,
जो अंग्रेज लोग हुआ करते थे उनको डायरेक्ट रूप से टैक्स देते थे। जो यहाँ पर जमींदार लोग हुआ करते थे ना, उनकी बिचौलियों की जो भूमिका थी वो समाप्त हो गई थी। क्योंकि इसमें पहले क्या होता था कि अगर किसानों को टैक्स देना है तो वो जमींदार को देते थे और जमींदार लेता था और उसके बाद वो किसको देता था, अंग्रेज को देता था। लेकिन फिर क्या हुआ कि ये रैयत वाली प्रथा लाई गई। रैयत मतलब किसान होता है। रैयत वाली प्रथा लाई गई और जो टैक्स कलेक्शन का काम था वो डायरेक्टली किसानों से लिए जाने लगा अंग्रेजों के मतलब द्वारा। तो अंग्रेज जो है डायरेक्ट टैक्स लेते थे, जिससे कि बिचौलियों की भूमिका लगभग समाप्त हो गई। तो वही ये किसानों द्वारा सीधा सरकार को टैक्स जमा कराना, ठीक है, जमींदारों की बिचौलियों के रूप में जो भूमिका थी वो समाप्त हो गई और किसान की सक्रिय भागीदारी इसके अंदर हमें देखने को मिली है। उसी के आगे अगर हम देखें, अगला क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन है कि कामगारों यानी कि जो मजदूर होते हैं उनसे अधिक काम कराने के लिए किन तरीकों को अपनाया जाता है। कामगार या मजदूर भी हो सकता है, कोई इंप्लॉय भी हो सकता है, ठीक है। तो देखिए, ज्यादा काम कराने के लिए हम लोग दो तरीकों को अपनाते हैं बेसिकली। या तो आप जो काम करने के घंटे हैं उसको बढ़ा दो, जैसे 8 घंटे लोग काम करते थे तो बोल दो आप 12 घंटे काम करोगे। या तो उस वस्तु का उत्पादन बढ़ा दो उस सीमित समय में, कि 8 घंटे में आप 100 पीस बनाते थे माल का, तो आप 8 घंटे के अंदर आप क्या करोगे, 8 ही घंटे काम करोगे, लेकिन आप मुझे 120 से 150 पीस इस चीज का बना के दोगे। कोई सा भी चीज हो सकता है। तो ये दो तरीके हैं जिससे कि हम लोग क्या कर सकते हैं, जो कामगार हैं, काम करने वाले लोग हैं, उनसे ज्यादा से ज्यादा अपना फायदा ले सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा काम करा सकते हैं। उसके बाद हम लोग आ गए हैं सेक्शन सी, जिसको हम लोग खंड सी भी कहते हैं, ठीक है, हिंदी में। तो इसके अंदर में 10वां क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है कि संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी थी और संस्कृतिकरण का भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। तो इसकी जो अवधारणा दी थी वो M.N. श्रीनिवास जी ने दी थी, ठीक है। और यहाँ पर देखिए इसका क्या प्रभाव पड़ा भारतीय समाज पर, तो निम्न जाति द्वारा अपनी स्थिति में सुधार लाया गया, ठीक है। बहुआयामी प्रभाव, भाषाई साहित्य विचारधारा देखने को मिली, संगीत देखने को मिला, नृत्य नाटक अनुष्ठान देखने को मिले, ठीक है। जीवन पद्धति में परिवर्तन का प्रयास किया गया, ठीक है। संस्कृतिकरण संबंधित समूह की राजनीति एवं आर्थिक सुधारों की कोशिश की गई, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हो। तो अब हम लोग आ गए हैं बच्चों 11वें प्रश्न के अंदर। तो 11वें प्रश्न में देखिए क्या पूछ रहा है कि भारत में 90% से अधिक कार्य, चाहे वो कृषि के अंदर होते हो या उद्योग के अंदर होते हो या फिर नौकरी के अंदर होते हो, असंगठित या अनौपचारिक क्षेत्र में आते हैं, ठीक है। तो इस वाक्य के आधार पर जो प्रश्न पूछा गया है उसका उत्तर देना है। तो प्रश्न पूछ रहा है कि संगठित क्षेत्र का इलाका जो होता है, या कह लीजिए संगठित क्षेत्र जो होता है, इतना छोटा होने का सामाजिक कारण क्या होता है इसका, ठीक है। तो सामाजिक कारण इस तरह से लिख सकते हैं कि संगठित क्षेत्र का सीमित दायरा होता है, ठीक है ना। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो कोई भी संगठित क्षेत्र मतलब गवर्नमेंट से परमिशन लेके पूरा एकदम पर्टिकुलरली चीज चला रहा हो, ठीक है। भारत के अंदर इसे कम देखने को मिलता है। अगर मान लीजिए आपको एक रेडी डालनी है, एक आम बेचना है या फिर कोई फल बेचना है, गन्ने का जूस बेचना है, तो उसके लिए आप गवर्नमेंट से थोड़ी ना परमिशन लेंगे, सीधा जाएंगे रेडी वगैरह ठेली वगैरह लगाएंगे, आप बेचने लग जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए भारत के अंदर ये सब चीजें ज्यादा देखने को मिलती है, अन्य देशों में ऐसा चीजें नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। और उसके बाद है सामाजिक विषमता है। समाज में अमीर लोग कम है और गरीब लोग ज्यादा है, इसीलिए भी ऐसी चीजें देखने को मिलती है। जातीय भेदभाव भी एक चीज कह सकते हैं। अशिक्षा भी एक मुख्य कारण है। गरीबी भी बहुत है भारत के अंदर, इसलिए भी आप कह सकते हैं। संगठित क्षेत्र में रोजगार पाने के लिए उचित प्रशिक्षण का अभाव है, जो अच्छी शिक्षा है उसका अभाव देखने को मिलता है। तो इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं। उसके बाद नीचे आते हैं तो इसके अथवा में देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि काम पाने के लिए किन किन तरीकों को व्यक्ति द्वारा अपनाया जा सकता है। मतलब काम अगर किसी को ढूंढना है, पाना है, तो क्या क्या कर सकता है। तो देखिए पहले तो प्रचार से ढूंढ सकता है, जो रोजगार के कार्यालय होते हैं जहां पर काम मिलता है वहां से ले सकता है। कोई अगर उसके लिंक में है जो उसको काम दिलवा सकता है तो उससे ले सकता है। कोई ठेकेदार है उससे काम ले सकता है। समाचार पत्र में अगर कोई जानकारी मिल गई तो उससे ले सकता है। आपका एजेंट भी होते हैं जो जॉब्स प्रोवाइड करवाते हैं, तो उनसे भी काम लिया जा सकता है। उसके आगे चले तो अगला क्वेश्चन है हमारा 12वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या कह रहा है कि नए किसान आंदोलन कब और कहां प्रारंभ हुए। नए किसान आंदोलन के जैसे कि लक्षण आपको लिखने हैं। तो जो नए किसान आंदोलन थे बच्चों, वो पंजाब और तमिलनाडु में 1970 के दशक में प्रारंभ हुए थे, ठीक है। और उसके बाद इसके लक्षण क्या है, क्षेत्रीय आधार पर संगठन देखने को मिला, मतलब संगठन कह रहा हूँ, संगठित थे ये, ठीक है। और दल रहित थे ये, कोई दल नहीं थे इनके अंदर, ठीक है। कृषक के स्थान पर किसान देखने को मिले ज्यादातर। मांग में जो था उसके केंद्र में था मूल्य और संबंधित जो मुद्दे वगैरह थे ना, उसका सॉल्यूशन ये लोग चाहते थे।
तो इस तरह से हमारा सेक्शन सी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आ गए हैं सेक्शन डी, यानी कि खंड जिसको इस तरह से डी बोला गया है उसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर हमारा हरित क्रांति से संबंधित क्वेश्चन है कि हरित क्रांति से क्या फायदा मिला। तो हरित क्रांति से बहुत फायदा मिला था। हरित क्रांति में आपको ऐसे ही समझा देता हूँ और आंसर आप यहाँ पर देख लीजिएगा। टाइम चल रहा था 1960 से 70 का दशक का। इस टाइम पे भारत के अंदर अकाल पड़ गया। अकाल पड़ने से क्या हुआ बच्चों कि भारत में खाने की कमी हो गई, खाद्यान्न की कमी देखने को मिली। ठीक है, इस कारण से जो हमारे उस टाइम के जो प्रधानमंत्री थे, ठीक है, शास्त्री जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा भी दिया था। उन्होंने बोला कि भाई हम अपने देश के किसानों को और भी ज्यादा अच्छा बनाएंगे जिससे कि हमारे देश की जो खाने की कमी हो वो पूरी हो सके। तो किसानों को ज्यादा से ज्यादा बीज, कीटनाशक ये सब प्रोवाइड करवाया गया। इससे क्या हुआ कि खाने की कमी जो थी वो पूरी हो गई और हमने इसका बहुत मतलब देश को बहुत फायदा देखने को मिला। इसे ही हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर आंसर भी देख सकते हैं। इसके कई सकारात्मक परिणाम देखने को मिले। गेहूं और चावल का उत्पादन बढ़ गया, हम लोग एक्सपोर्ट करने लग गए चीजों को। नकारात्मक जैसे कि परिणाम में या प्रभाव में आप लिख सकते हैं कि केवल बड़े किसानों को फायदा हुआ। ठीक है, और इस तरह से छोटे किसानों को कोई फायदा नहीं हुआ। पर्यावरण को भी जोखिम में रखकर ये सब चीजें की गई थी। ठीक है, तो आप यहाँ पर आंसर्स देख सकते हैं। इसके अथवा में एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अगर आपको ऊपर वाला नहीं आता तो नीचे वाला कर सकते हैं आप, कि ग्रामीण क्षेत्रों में जाति और वर्ग के संबंध जो बड़े जटिल होते हैं, इस कथन की आलोचनात्मक आपको व्याख्या करनी है। ठीक है, तो देखिए कृषि समाज को उसकी वर्ग संरचना से पहचाना जाता है। जाति व्यवस्था द्वारा संरक्षित जाति और वर्ग के जटिल संबंधों में स्पष्टता का अभाव देखने को मिलता है। ठीक है, जिस क्षेत्र में मान लीजिए कोई जाति ज्यादा है ना, जहां मैंने बताया था ना, जहां पे मान लीजिए मुसलमान ज्यादा है, कौन मुसलमान ज्यादा है आपका, तो इस तरह से वहां पर उनका दबदबा देखने को मिलेगा। वहां पर आपको हिंदुओं का इस तरह से कम दबदबा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसी तरह से क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं, यहाँ पर देख भी सकते हैं आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 14वां क्वेश्चन। यहाँ पर आप देखिए 14वां क्वेश्चन बोल रहा है कि ब्रिटिश औद्योगिकीकरण का भारत के कुछ क्षेत्रों में औद्योगिक क्षरण किस प्रकार हुआ। कहने का मतलब यह है कि जब ब्रिटेन कह रहा हूँ, ब्रिटिश औद्योगिकीकरण क्या हुआ था, तो इससे भारत के कुछ क्षेत्रों में जो औद्योगिक यानी जो हमारे उद्योग है उसमें बहुत जो डाउनफॉल देखने को मिला था, तो गिरावट देखने को मिली। तो ऐसा क्यों? तो देखिए भारतीय उत्पाद एवं निर्माण में गिरावट देखने को मिली थी। जो हमारे परंपरागत रेशम और कपास उत्पादन जो होता था उनका जो हम लोग निर्यात करते थे, एक्सपोर्ट करते थे, तो उसमें कमी देखने को मिली। इससे क्या हुआ कि हमारे जो उद्योग थे उनको हानि हुआ था। हथकरघा उद्योग को नुकसान हुआ है। ठीक है, हमारे जो हथकरघा उद्योग थे उनको बहुत नुकसान देखने को मिला। भारत के पुराने परंपरागत जो नगरीय केंद्र थे उनका पतन होता चला गया, खत्म होते चले गए एक तरह से। ठीक है, राजसभाओं का विघटन होने से उनके संरक्षण में कार्यरत कारीगर जो है, कलाकार और कुलीन लोगों का पतन देखने को मिला। भारतीय कारीगर जो है ना वो बोले कि भाई अब काम वाम तो कुछ बचा नहीं, अब कृषि की ओर पलायन करते गए, यानी खेती में अपना जो है सो की मन बनाते गए बच्चों। तो इसी प्रकार से हमारा ये जो सोशियोलॉजी का पेपर था ये समाप्त होता है। आई होप कि आपको जो है सो कि ये पेपर पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। ठीक है, मैंने आपको ये पूरा का पूरा पेपर करवा दिया। और इस वीडियो को लाइक कीजिए बच्चों, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए इस वीडियो को। जितना ज्यादा लाइक करते हैं हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। ठीक है, और हाँ बच्चों, कल जो सोशियोलॉजी का पेपर होगा, अगर आप चाहते हैं कि उसका मैं सॉल्यूशन आपको दूं, तो आप मुझे क्या कीजिएगा, मेरे इंस्टा पर, मेरा जो इंस्टाग्राम है, जो भी मेरा इंस्टाग्राम आईडी है मैं बता देता हूँ आपको। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है जय, आप स्मॉल में लिखिएगा जय, JAI 4055 4। इस पे मुझे क्या कीजिएगा, फोटोज भेज दीजिएगा, अच्छे से फोटो खींच के जो आपका कल का पेपर आएगा उसकी फोटोज भेज दीजिएगा। देन मैं इसका जो सॉल्यूशन होगा वो मैं आपको प्रोवाइड करवाने का पूरा कोशिश करूंगा। ठीक है, तो आप मुझे इसका वो भेज सकते हैं। तो बस ऑल द बेस्ट सभी को, अच्छे से पेपर करना। जय हिंद, वंदे मातरम।